लेट अस स्टार्ट विद जनरल इंश्योरेंस। अपना जैसे चैप्टर 6 है हमारा इसका लाइफ इंश्योरेंस, अपना इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट का। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फायर इंश्योरेंस। डेफिनेशन क्या होगी जनरल इंश्योरेंस की? इंश्योरेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है विच कम अंडर विच इज नॉट कमिंग अंडर लाइफ इंश्योरेंस। जो चीज़ें लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नहीं आती हैं उसको हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस आती हैं, फायर, मैरीन, मोटर एक्सीडेंट एंड अदर insurances just like pet insurance, reinsurance, employer liability insurance, property loss, रेंट इंश्योरेंस, ये सब इसमें आ जाती हैं। ठीक है। टेंजिबल एसेट्स विच आर ससेप्टेबल टू डैमेजेस, आज हमारी गाड़ी हो गई, हमारा घर हो गया, या फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आ गए, अपना लैपटॉप्स हो गए, अपने मोबाइल्स हो गए, इन सब की जो इंश्योरेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो सब आती है हमारी जनरल इंश्योरेंस के अंदर। लाइक जनरल इंश्योरेंस इसमें भी एक प्रीमियम कोट किया जाता है। ठीक है, ये हमारी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ फायर इंश्योरेंस। डेफिनेशन क्या होगी फायर इंश्योरेंस की? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स इन एक्सचेंज ऑफ प्रीमियम टू कंपनसेट द इंश्योर्ड लॉस अगेंस्ट लॉस बाय फायर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड और अप टू एन एग्रीड वैल्यू। 1 साल के लिए ये पॉलिसी होती है। अगर उसके अंदर अगर कभी आग लग जाती है आपके घर को, या फिर आपकी शॉप को, या फिर आपके ऑफिस या फिर फैक्ट्री को, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या है, कंपनसेट करती है। इसके स्टैंडर्ड पॉलिसी में क्या कवर होता है? प्रॉपर्टी डैमेज ड्यू टू फायर शुड बी एक्सीडेंटल। ये एक एक्सीडेंटल फायर होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी अपना जानबूझ के नहीं लगानी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या होता है, कई बारी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है, अपना गारमेंट्स जो है, रेडीमेड गारमेंट्स जो है वो आउट ऑफ डेट हो गए हैं। अपना सूट्स वगैरह होते हैं या फिर शर्ट्स होती हैं, तो आउट ऑफ डेटेड हो गई हैं, तो इस केस में क्या है कि वो अपना स्टॉक एक जगह पर रख के उसको आग लगा देते हैं अपना, तो उसके बाद कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से मांगना शुरू कर दें। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि मेडिसिन है और वो सब एक्सपायरी डेट की पड़ी हैं, कल को हमारे यहाँ पर कोई खरीदेगा नहीं, तो मैं उस पोर्शन पे आग लगा देती हूँ, वहां पर एक जगह पे सारी रख कर वहां पे मैं उनको आग लगा देती हूँ और फिर मैं कंपनसेशन ले लूंगी इंश्योरेंस कंपनी से। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब पता चल ही जाता है। ठीक है, इट शुड बी एन एक्चुअल इग्निशन। यहाँ पर ये नहीं कि आपने अपना प्लान करके नहीं लगाई होनी चाहिए आग। प्रॉपर्टी दैट वाज ऑन फायर और टू हैव नॉट हैव बीन ऑन फायर, प्रॉपर्टी सारी तो नहीं जलती ना। अब लैंड तो नहीं जल जाती, या फिर बिल्डिंग तो नहीं जल जाती, जलता तो वुडन मटेरियल है, या फिर अपना जो बाकी वहां पे मटेरियल इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो जलती है ना। फायर में से आप सीमेंट के अंदर से तो, या फिर ईंटों के अंदर से तो आग नहीं निकल के आ जाएगी बाहर। कवर्स कॉस्ट ऑफ डैमेज ड्यू टू बिल्डिंग कंटेंट्स एंड स्टॉक। जो बिल्डिंग है वो जो बनती है उसके अंदर स्टॉक जो पड़ा हुआ है उसके लिए कंटेंट्स हैं, या इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से पड़ी हैं, उसको लॉस जो हुआ है वो सब, जो फर्नीचर वहां पड़ा है वो सब कुछ। ठीक है। कवर इंश्योर्ड प्रॉपर्टी ऑन रिप्लेसमेंट और रीइंस्टेटमेंट बेसिस। या तो आप न्यू खरीद सकते हो, रिप्लेसमेंट वैल्यू मिल जाएगी, या फिर आपको कंपनी क्या कई बार कहती है कि हम ही आपको सामान ले देते हैं। ठीक है। टू कंस्ट्रक्ट और बाय सिमिलर एसेट्स, गिव्स रिपेयर कॉस्ट ऑफ मशीन्स इन केस ऑफ डैमेज ड्यू टू फायर। अगर फोटोस्टेट मशीन है तो उसकी प्लास्टिक बॉडी होती है, तो वो आपको रिपेयर तो होगी नहीं, वो तो आपको रिप्लेस ही करवानी पड़ेगी। लेकिन आपको जो लोहे की मशीनें हैं वो तो आप रिपेयर करवा सकते हो थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के? इसमें आएगी पर्सनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी होगी, फायर ओनली द कॉज ऑफ लॉस होगा, पर्सनल राइट और अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी और इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसी को इंश्योरेंस करवानी होगी। ठीक है। टाइप्स ऑफ फायर पॉलिसीज कौन सी होंगी? 3 तरह की है मेन: ऑर्डिनरी, स्पेसिफिक एंड कम्प्रिहेंसिव। ऑर्डिनरी पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और गुड्स इंश्योर्ड। स्पेसिफिक इंश्योरेंस कि आप मेरी बिल्डिंग की ना करो, मेरे सिर्फ स्टॉक्स की कर दो, तो वहां पर क्या है कि आप अंडर इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप अपने स्टॉक्स की सिर्फ इंश्योरेंस करवा रहे हो, या फिर अपना रॉ मटेरियल की आप इंश्योरेंस करवा रहे हो क्योंकि वहां पर से आग लग सकती है। देन कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कम्प्रिहेंसिव में ऑल इन वन पॉलिसी होती है। इट कवर्स ऑल द रिस्क लाइक फायर,
थेफ्ट, बर्गलरी, थर्ड पार्टी रिस्क एक्स्ट्रा। तो इसमें सभी कुछ कवर है, ठीक है। रिस्क कवर अंडर फायर इंश्योरेंस आ जाते हैं हमारे पास। फायर हो गई, लाइटनिंग हो गई, बिजली कड़कने से भी हमने बहुत बार सुने हैं कि आग लग जाती है बिल्डिंग्स में या फिर घरों में। एक्सप्लोजन एंड इम्प्लोजन्स घर के पास अगर कभी हो रहे हो या फैक्ट्री के पास हो रहे हो। एयरक्राफ्ट डैमेज, जैसे कि एयरक्राफ्ट कभी गिर जाते हैं उड़ते हुए आसमान में, तो उस केस उसकी वजह से भी अगर कोई डैमेज हुआ है तो इट आल्सो कम्स अंडर फायर इंश्योरेंस। राइट्स हो रहे हैं या टेररिज्म अटैक्स हो रहे हैं, बुश फायर हो गई, स्टॉर्म, साइक्लोन, हरिकेन और फ्लड्स हो गए। इम्पैक्ट डैमेज, सब्सिडेंस और लैंडस्लाइड्स, बर्स्टिंग ओवरफ्लोइंग ऑफ टैंक्स एंड पाइप्स। आपने सुना होगा कई बार टैंक्स में पानी लीक कर रहा था, या फिर कई बार पाइप्स में ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से कि पाइप फट गई और सब जगह पे पानी पानी हो गया। मिसाइल टेस्टिंग ऑपरेशंस, ये भी इसमें कवर्ड है। अगर घर के पास या फैक्ट्री के पास कहीं पर हो रहे हैं मिसाइल टेस्टिंग और आपकी बिल्डिंग को डैमेज हुआ है, तो वो भी इसमें कवर्ड है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज कौन कौन सी हैं? वैल्यूड पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, स्पेसिफिक, फ्लोटिंग पॉलिसी, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी, रीस्टेटमेंट पॉलिसी एंड ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी होती है कि अगर मेरी शॉप्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल लूँ यहाँ पर अमर टेक्स का ले लेती हूँ एग्जांपल, तो उनके बहुत जगह स्टेट्स में, डिफरेंट स्टेट्स में 20 more than 30 उनकी ब्रांचेस हैं। तो हर जगह पे उनके अलग अलग आउटलेट्स हैं, तो वो रिटेल आउटलेट्स पे करवा सकते हैं। फैब इंडिया करवा सकता है अपनी अलग अलग आउटलेट्स भी। हम लैक्मी के शोरूम्स की करें तो वो एक ही ब्लैंकेट पॉलिसी ले लेते हैं कि मेरे जहां पर भी शोरूम्स हैं सब जगह पे आप इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है हमारी ब्लैंकेट पॉलिसीज। देन आगे एड ऑन कवर्स हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ फायर, स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी। मेन पॉलिसी जो है उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी। मिड टर्म इंक्लूजन इज परमिसिबल ऑन पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम। अगर आप चाहो तो मिड 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 ऑफ द टर्म में एडिशनल पॉलिसी भी ले सकते हो। वेटिंग पीरियड 15 डेज का है। नो रिफंड ऑफ प्रीमियम फॉर मिड टर्म डिलीशन। अगर आप बीच में जाके पॉलिसी डिलीट करते हो तो उसमें कोई भी प्रीमियम रिफंड नहीं होता। लेकिन रिप्लेस विद इफ इट इज रिप्लेस विद फ्रेश पॉलिसी, तो इन देन इट कैन बी विद हायर सम एश्योर्ड, तब आपको मिल सकता है। अदर एड ऑन कवर्स क्या होंगे इसमें? टेररिज्म अटैक, अर्थक्वेक, फायर एंड शॉक्स, स्पॉन्टेनियस कंबशंस, इन इम्पैक्ट डैमेज टू इंश्योर्ड ओन व्हीकल एंड आर्टिकल्स ड्रॉप देयर फ्रॉम। कई बार क्या है कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो है हमारी लोडिंग अनलोडिंग करवाते हुए भी ट्रक्स में या फिर अपना जो भी है हमारे ट्रांसपोर्ट मटीरियल व्हीकल्स, उस पे हम लोडिंग अनलोडिंग करवा रहे हैं तब भी हमारे को डैमेज हो जाता है। स्पॉइलेज मटेरियल डैमेज कवर, लीकेज एंड कंटेमिनेशन कवर्स एंड फॉरेस्ट फायर कवर। ये हम एडिशनल पॉलिसीज, एडिशनल एड ऑन राइडर्स ले सकते हैं, ठीक है। रिस्क विच आर नॉट इन कवर्ड, दैट आर लॉस बाय थेफ्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द अकरेंस ऑफ अ फायर। फॉर एग्जाम्पल आग लगी हुई है, उसके बीच में अगर कोई चोरी करके सामान ले जाता है, या फिर मेरी शॉप पे या फिर घर पे चोरी हुई, आग लगी है और मैंने उसको जो बचा हुआ मटेरियल है उसमें अभी इंश्योरेंस कंपनी को 24 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म नहीं किया, तो और वहां से कोई अगर सामान उठाकर ले जाता है, जैसे बर्तन उठा के ले गए या फिर कोई और मटेरियल उठा कर ले गए हैं, तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट पे, ठीक है। अब नेचुरल हीलिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन, यहाँ पर इट्स ओन फर्मेंटेशन। अगर मेरी अपनी कोई ऐसी चीज मैं बना रही हूँ वहां पे, उसकी वजह से बार बार आग लग रही है, फॉर एग्जांपल कुछ केमिकल्स वगैरह ऐसे यूज हो रहे हैं बिल्डिंग के अंदर, बनाए जा रहे हैं, तो उसकी वजह से फर्मेंटेशन हो रही है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस कंबशन हो रही है, तो वो कवर नहीं होगा। बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑर्डर ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि इस बिल्डिंग को आग लगा दी जाए, तो उस केस में भी इंश्योरेंस पॉलिसी कुछ नहीं कर सकती। सबटेरियन फायर, उस केस में भी कुछ नहीं कर सकती। कॉज्ड बाय आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड कंटेमिनेशन बाय रेडियो एक्टिविटी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल, तो उस केस में भी इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट एप्लीकेबल। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शंस और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर, ये फायर पॉलिसी में कवर नहीं है, लेकिन आप एड ऑन कवर ले लेते हो तो फिर इट इज कवर्ड। देन टाइफून एंड ह्यूरिकेन एंड टॉर्नेडो, साइक्लोन, स्टॉर्म एंड टेम्पेस्ट, ये भी आपको एडिशनल एड ऑन कवर लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड पॉलिसी में नहीं कवर्ड है। वॉर, इन्वेजन, एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमी, हॉस्टिलिटीज और वॉर लाइक ऑपरेशन और सिविल वॉर, डायरेक्ट इस पॉलिसी में कवर नहीं है, आपको एड ऑन कवर लेना पड़ेगा। रॉयट, मिलिट्री और पॉपुलर राइजिंग, इंसर्शन एंड रिबेलियन, रेवोल्यूशन, इन इस केस में भी आपको एड ऑन कवर लेना पड़ेगा।
जनरल कंडीशंस फायर पॉलिसीज में क्या होती हैं कि इट विल बिकम वॉइड इन केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। अगर मैं बताती नहीं हूँ कि मेरे यहाँ पे कैसा मटेरियल पड़ा है गोडाउन में, कि जो कि कंबस्टिबल तो नहीं है, जो वहाँ पर आग लगने के चांसेस, जैसे थोड़ा सा भी अगर कुछ डालेंगे तो आग लग सकती है, या फिर कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन की गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपना आउट ऑफ स्टॉक मटीरियल, आउट ऑफ आउटडेटेड मटेरियल था, उसको मैंने एक जगह पे रख के आग लगा दी, तो वो उस केस में, या फिर एक्सपायरी डेट वाला मटेरियल पड़ा था मेरे पास, तो मैंने उसको इकट्ठे रख के आग लगा दी, तो वो इस केस में कवर नहीं होगा। ठीक है, इट विल बिकम वॉइड। कैंसिलेशन ऑफ द पॉलिसी इज पॉसिबल बाय द आइदर पार्टी। इंश्योरेंस कंपनी खुद भी कर सकती है पॉलिसी कैंसिल, और जिसने इंश्योरेंस करवा रखी है वो भी करवा सकता है पॉलिसी को कैंसिल। नोटिस ऑफ लॉस शुड बी गिवन टू इंश्योरर विद इन 24 आवर्स के अंदर देना होगा। क्लेम शुड बी सबमिट, क्लेम के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने होंगे 15 डेज के अंदर अंदर। इंश्योरेंस कंपनी हैज अ राइट टू एंटर एंड टेक द पोजेशन ऑफ द बिल्डिंग्स और प्रीमिसेस वेयर द लॉस हैज occurred एंड रिमूव incurred। उसके बाद जो वहां पर साल्वेज है उसको अपने पोजेशन में ले सकती है। ठीक है, उसमें अपना क्रॉस चेक भी कर सकती है, क्योंकि उनको सब कुछ इवेल्युएट करना होगा कि हमने कितना लॉस जो है वो पे करना है। इफ द क्लेम इज फ्रॉडुलेंट और फॉल्स, इंश्योरेंस कंपनी विल लूज ऑल द इंश्योरेंस पर्सन विल लूज ऑल द बेनिफिट्स अंडर द पॉलिसी। अगर कुछ भी फ्रॉड या फॉल्स वहां पे मिलता है तो उस केस में इंश्योरेंस जो पॉलिसी है उसमें सारे बेनिफिट्स खत्म किए जा सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी हैज अ राइट टू रिप्लेस और रीइंस्टेट द प्रॉपर्टी लॉस और डैमेज इंस्टेड ऑफ पेइंग द लॉस और डैमेज। जो भी है वहां पे वो अपना सामान प्रोवाइड भी करवा सकती है, और यहाँ पर उसको पैसे भी दे सकती है। उसकी इंश्योरेंस कंपनी की अपनी मर्जी होगी। यहाँ पर इंश्योर इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर हिज प्रॉपर्टी टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ऑफ इट्स वैल्यू। उसको रिक्वेस्ट किया जाता है हमेशा कि आप पूरी इंश्योरेंस करवाइए। जब हम कहते हैं कि हम सिर्फ स्टॉक्स की इंश्योरेंस करवाएंगे तो वहां पर सिर्फ स्टॉक्स ही कवर होंगे। उस केस में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं या फर्नीचर आइटम्स हैं, ये कवर नहीं होगी। ठीक है, जो भी हमारे वहां पर हमने बाकी काम करवा रखा है, वुडन वर्क, वो भी कवर नहीं होगा। अगर आग लगती है तो सिर्फ जो स्टॉक है उसी के ऊपर ही इंश्योरेंस कवर मिलेगा। देन आते हैं इसमें क्लॉजेस। एग्रीड बैंक क्लॉज, बैंक अगर बैंक, कई बार क्या होता है कि हमारी प्रॉपर्टी जो है वो बैंक के अगेंस्ट, लोन के अगेंस्ट चल रही है, तो वहां पे बैंक की जो वो होंगी वहीं पर उसी को पेमेंट मिलेगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इंश्योरेंस क्लॉज, उसके बाद जितने की कॉन्ट्रैक्ट है उतने का ही इंश्योरेंस अमाउंट मिलेगा। डेजिग्नेशन ऑफ प्रॉपर्टी, जिसके नाम पे है उसी के नाम पे चेक इशू होगा। कई बार क्या है, पेरेंट्स के नाम पे या फिर पार्टनर्स के नाम से होता है तो वहां पे उसको पार्टनर के नाम पे ही आएगा। ठीक है, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू जो होगी उसी के बेसिस पे ही आपको मिलेगा सामान। फॉर एग्जांपल कि आपका एसी था वो 10 साल पुराना चल रहा था, या बिल्डिंग आपकी 10 साल पुरानी थी, जो आपने जो वर्क करवा रखा था, रेनोवेशन करवा रखी थी, पहले 10 साल पहले करवाई थी या 15 साल पहले करवाई थी, तो उसी के बेसिस पे ही आपको क्लेम मिलेगा। स्टॉक अगर आपका एक्सपायरी डेट का था पता चल जाता है तो उस केस में तो पॉलिसी नल एंड वॉइड ही हो जाएगी। Local authorities की clause, then escalation clause, architect surveyors or consultation की fees, no, 3% of the claim amount, removal of debris, no, debris following damage, 1% of the claim amount, floater clause, declaration clause, voluntary deductible clause। अगर कुछ आपने voluntary deductible लगा रखा है कि आप मेरे को 10,000 का क्लेम है तो मत देना, 1 लाख का क्लेम है तो मत देना, तो वो पहले ही इसमें कट जाएंगे पैसे। प्रोसीजर क्या होगा फायर इंश्योरेंस का, हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से सिलेक्ट करके अपना इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रपोजल इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, उसमें एविडेंस ऑफ गुडविल कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है। रिकमेंडेशन बाय द एजेंट, उसके बाद सर्वे ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, वहां पर कोई भी कंपनी में आके चेक कर सकता है कि ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है और इसकी हम इंश्योरेंस करने जा रहे हैं। रिपोर्ट बाय द सर्वेयर इज अटैच विद द proposal form, acceptance of proposal form by the insurance company, depositing of premium money, issue of cover note, issuance of इंश्योरेंस पॉलिसी। कई बार क्या होता है कि अपनी आग पहले लग चुकी होती है या फिर नुकसान हो चुका होता है, बंदा वहां पहुंच जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी के पास कि मैं अपनी पॉलिसी इशू करवा लेता हूँ। ठीक है, मैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले सर्वेयर जो है वो अपने भेज के इंस्पेक्शन करवाते हैं। 15 डेज के बाद ही पॉलिसी आपकी जो है वो इशू होती है, ताकि वो बीच में आके क्रॉस चेक कर सके कि मैं अपनी जो जिस चीज की हम इंश्योरेंस करने जा रहे हैं वो अवेलेबल वहां पर है भी है कि नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसीजर है। हाउ इंश्योर फायर इंश्योरेंस वर्क, अगर एक्सीडेंटल फायर हो जाती है तो प्रॉपर्टी ऑनर क्या है, जिसके नाम पे ये बिल्डिंग है या फिर मशीनरी है या फिर अपना फर्नीचर है, वो अपना सारे के सारे अपनी पॉलिसी पहले इशू करवाता है फायर इंश्योरेंस की। तो अपने जो भी लॉसेस हैं वो उसकी एक लिस्ट बना के इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड कर देगा, और इंश्योरेंस कंपनी उसके लॉसेस के लिए उसको रीइंबर्स कर देगी अमाउंट, जो कि मार्केट वैल्यू उसकी होगी उसके बेसिस पे। ठीक है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन का एक क्लॉज लगता है। जैसे ये 1 करोड़ की बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग 10 साल पहले बनी थी, तो उसमें 20% लगेगा, 2% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन। तो उसके बाद प्रेजेंट डेट ऑफ री स्टेटमेंट वैल्यू ऑब्वियसली उसकी थोड़ी सी बढ़ चुकी होगी, 12 करोड़ के आसपास है ये। वैल्यू एट रिस्क उन्होंने जो करवा रखी है 9 करोड़ 60 लाख की है। क्लेम अमाउंट उनको 50 लाख का बन रहा है, उन्होंने 50 लाख का मांगा है। डेप्रिसिएशन लगाकर 20% की उनको जो क्लेम अमाउंट मिलेगी वो है 40 लैक्स। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम के लिए जो प्रीमिनरी प्रोसेस रहेगा उसमें इंडिविजुअल्स या कॉर्पोरेट इंश्योरेंस कंपनी को 24 आवर्स के बीच में इन्फॉर्म कर देंगे। दे विल प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट टू द सर्वेयर, जैसे कि वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे, ट्रू कॉपी ऑफ द पॉलिसी, रिपोर्ट ऑफ फायर ब्रिगेड, क्लेम फॉर्म, फोटोग्राफ्स, पास्ट क्लेम्स, एक्सपीरियंस, फोरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, ओरिजिनल रिपेयर और रिप्लेसमेंट बिल विद रिसिप्ट। ये उनका लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो उनको चाहिए ही होती है हमेशा। कॉपी ऑफ द पॉलिसी, सर्वे रिपोर्ट, क्लेम फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड बाय द इंश्योर्ड, जिसकी नाम पे पॉलिसी है, पॉलिसी के पुलिस की रिपोर्ट या पंचनामा इन केस ऑफ फायर लॉस, फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट क्या होगी, मेटेरोलॉजिकल रिपोर्ट क्या होगी यहाँ पर अटैच होगी अगर कोई फ्लड हुआ है या साइक्लोन हुआ है, तो इन केस ऑफ लॉस। एंड देन फोटोग्राफ्स सारी लगेंगी साथ में, डिटेल क्लेम बिल with necessary bills and voucher, copy of inquiry committee report on clause of loss if inquiry is ordered in by the insured। ठीक है। तो ये सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स लगने ही लगने। देन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसके लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।